हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 230 के बारे में। और ये चैप्टर सच में काफी मजेदार होने वाला है। तो इस चैप्टर में हमने देखा था डिवाइन ऑर्गेनाइजेशन में घुस के हांशु और वैलेंटीना ने अपना काम स्टार्ट कर दिया होता है। एक तरफ वैलेंटीना कत्लेआम मचा रही होती है, दूसरी तरफ हांशु लड़ने वाला होता है डूम से। और डूम कितना ज्यादा खतरनाक बंदा है ये हम पहले ही कुछ चैप्टर्स में देख चुके हैं। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं हांशु जब अचानक से डूम को मार के जमीन में गिरा देता है। डूम को कतई मजे से आ जाते हैं। वो एक स्माइल के साथ कहता है, आखिर तू है क्या? नहीं, कहीं तू एरिस तो नहीं? हांशु के अपना मास्क हटाते ये कंफर्म हो चुका है वो एरिस का ही है। इसलिए खुश होकर डूम उसके एक पंच मारते हुए कहता है, बहुत अच्छे, मैं इसी चीज का इंतजार कर रहा था, कब मेरा सामना तुमसे होगा। लेकिन हांशु इसके मुक्के को डिफ्लेक्ट करके इसके मुंह पे एक लात बजाता है, जिससे नाक से खून छोड़ता हुआ ये पीछे जा रहा होता है। बट फिर भी इसके चेहरे पे स्माइल है और हांशु कहता है, इसमें खुश होने वाली क्या बात है? या तो इसलिए खुश हो रहा है क्योंकि तुझे फाइट करने को मिल रहा है। मैं भी पहले यही सोचता था, जैसे लड़ना ही सब कुछ है। इसके बाद डूम की छाती पे एक लात पड़ती है और वो पीछे वाली दीवार पे जाके चिपकता है। बट फिर भी अपने मन में कहता है, अरे वाह, इसकी ताकत बहुत ज्यादा विनाशकारी है। बट हांशु इसको दीवार पे चिपका के इसके ऊपर एक घुटना मारते हुए कहता है, मैं भी यही समझता था लड़ना ही सब कुछ है, लेकिन बाद में मुझे समझ आया, वो खून की प्यास जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं, उसे ताकत नहीं कहते, वो बस इंसान की कमजोरी की निशानी है। मतलब यार क्या ही बात कह दी हांशु ने। दिल से रिस्पेक्ट है भाई इस बंदे के लिए। खैर जैसे ही हांशु इसके एक घुटना मारता है, डूम उसे अपने हाथ से रोक लेता है। लेकिन हांशु इसके बाद एक घूमती हुई लात इसके मुंह पे मार के इसको जमीन में चिपका के कहता है, इस कमजोरी का अगर कोई इलाज है तो वो ये है कि मैं तुझे तब तक मारूं जब तक ये तेरी फीलिंग डर में नहीं बदल जाती। इसके बाद डूम के मुंह पे एक और लात पड़ती है, जमीन टूटती है, खून निकलता है मुंह से। और ये दरिंदा अपने मन में सोचता है, जिस पल मैंने सोचा मैं फाइनली एक ताकतवर इंसान से मिल चुका हूँ काफी समय बाद, तभी अचानक से वो पुरानी याद जो मैं भूल चुका था मेरे मन में आ गई। और ये याद होती है डूम के बचपन की। हम देखते हैं डूम के बचपन में ब्राजील का सीन। डूम यहीं पैदा हुआ था और यहीं बड़ा हुआ। हमें बताया जाता है ये एक ऐसी जगह है जो स्वर्ग की तरह लगती है और लोग यहाँ घूमने आते हैं। लेकिन उसी स्वर्ग के साथ यहाँ पे एक नर्क भी एग्जिस्ट करता है, यानी कि एक ऐसी बस्ती जहाँ पे चीजें क्या इंसान भी सड़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसी ब्राजील में ऐसी भी जगह है जिन्हें जन्नत कहा जा सकता है, और वो जन्नत पूरी तरीके से सुरक्षित है हर किसी के लिए। लेकिन डूम और उसका बड़ा भाई एक गंदी सी बस्ती में पले बड़े, जहाँ हर सुबह गोली चलने की आवाज सुनना बिल्कुल नॉर्मल होता है, जहाँ लोग भूख से तड़पते हैं और हर दिन कोई ना कोई कुत्ते की मौत मारा जाता है। और इस तरह की जगह पे जिंदगी जीते हुए ये दोनों भाई एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और इनकी आंखें ये एक दूसरे को साफ साफ बताती हैं ये इस नर्क से निकलना चाहते हैं। इसलिए दोनों भाई पैसे इकट्ठा कर रहे होते हैं ताकि आगे चल के वो किसी न किसी तरीके से इनके काम आए यहाँ से निकलने के। लेकिन पैसों के नाम पे इनके पास कुछ नोट और कुछ सिक्के होते हैं बस। लेकिन डूम का बड़ा भाई एक आदर्शों वाला इंसान है और ऐसे लोग इतनी आसानी से खुद को अंधकार की गहराइयों में डूबने नहीं देते। इसलिए ऐसी सिचुएशंस के बावजूद भी डूम का बड़ा भाई कहता है, भाई भले ही हम इस गटर में जन्मे हैं, लेकिन फिर भी हार मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें भी हक है बाकी इंसानों की तरह जीने का। इसलिए हम दोनों भाई पैसे बचाएंगे मिलके। अगर हम थोड़ी और दिक्कतों का सामना करें तो आगे चल के हम किसी अच्छी जगह पे जा सकते हैं भाई। डूम एक हल्की सी आवाज में कहता है, भाई हमारे इतने पैसे काफी नहीं है यहाँ से जाने के लिए, ये बात तुम भी जानते हो। अगर हम सच में अपनी जिंदगियां बदलना चाहते हैं तो उसका हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है, हमें यहाँ की लोकल फौज को ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसके बाद हमें बताया जाता है यहाँ की लोकल फौज के बारे में, जिसे मिलिशिया कहते हैं। ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कोई सरकार नहीं चलाती। ये उन लोगों ने बनाई है जो पहले पुलिस में थे या फिर फौज में, और यहाँ के पूरे इलाके में इन लोगों का बहुत ज्यादा गंदा दहशत है। एक तरीके से ये मान लो भले ही इन्होंने कपड़े फौज के पहने हैं, लेकिन ये है आतंकवादी। इन्होंने यहाँ के लोगों का जीना मुश्किल करा होता है। ये लोग प्रोटेक्शन मनी के नाम पे यहाँ के लोगों से पैसे मांगते रहते हैं। ये इतने बेरहम होते हैं जो यहाँ के आम लोगों को गोली मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। और कईयों को ऑब्वियसली इन्होंने मारी भी होगी, इसलिए हर सुबह यहाँ से गोली चलने की आवाजें आती हैं। इसलिए डूम अपने बड़े भाई से कहता है, भैया दरअसल मेरा एक दोस्त है जो साओ पुलाओ की मिलिट्री में है। उसने कहा अगर हम उनकी आतंकी संगठन में मिल जाते हैं तो वो हमें अच्छा पैसा देंगे। डूम का भाई कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं। क्या तुझे सच में लगता है अगर हम लोगों की लाशों में चढ़ के आगे बढ़ेंगे तो इससे हमें खुशी मिल सकती है? जो लोग ये गंदे काम करते हैं वो लोग नहीं, वो दरिंदे हैं। तू चिंता मत कर, मैं कुछ करता हूँ
और तू ऐसे फालतू के लोगों से ज्यादा बातें मत करा कर। डूम अपने भाई को कह तो देता है ठीक है बड़े भैया, लेकिन वो मनी मन ये सोच रहा होता है उसका बड़ा भाई बहुत ही पुराने ख्यालातों का है और उसके बड़े भाई की इस सोच से उसका दम घुटता है। डूम को लगता है उसका बड़ा भाई बहुत बड़ा बेवकूफ है, लेकिन फिर भी वो अपने बड़े भाई से प्यार करता है, इसलिए उसकी बेवकूफियों में भी उसका साथ देता है, यानी कि शराफत की जिंदगी जी के इज्जत से आगे बढ़ने की कोशिश। बट इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे हांचो से फाइट करते हुए डूम के चेहरे पे एक स्माइल होती है। हांचो सोच रहा होता है ये हंस क्यों रहा है, बट ऑब्वियसली उसे अपने पुराने पल याद आ रहे हैं और वो हांचो के एक लात मार के उसको पीछे कर देता है। बट हांचो पीछे हुआ था आगे आने के लिए और आगे आके एक लात मारता है जो कि डूम के मुक्के से जाके टकराती है। इसके बाद ये दोनों एक साथ एक दूसरे के ऊपर लाते और मुक्के बजाना स्टार्ट कर देते हैं और डूम कहता है अब एक्टिंग करना बंद कर, तेरी आंखों में एक पागलपन मैं शुरुआत से ही देख सकता हूँ, इसलिए मुझे अपना असली चेहरा दिखा जानवर। आजा खुल के एक दूसरे से फाइट करते हैं। बट क्योंकि हांचो के कंधे में एक गोली भी लगी है इसलिए उसका ही फायदा उठा के डूम उसके एक मुक्का मार के उसको पीछे कर देता है और एक जाली उखाड़ के जिसके पीछे गन रखी है कहता है लगता है जो तेरे गोली लगी थी वो जरूर तुझे परेशान कर रही होगी। ये सच में तेरे लिए बहुत ज्यादा बेकार बात है, लेकिन ये तेरी दिक्कत है मेरी नहीं। मैं बहुत निचले स्तर से ऊपर उठा हूँ, इसलिए अगर बात मेरा मकसद पूरा करने की है तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं। अगर तुम मार नहीं सकते तो तुम्हें मरना होगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? ये कहते हुए डूम ने अपने हाथ में गन ले ली होती है और हम दोबारा से उसके पास्ट के सीन में आते हैं जहाँ पे दूसरी सिटी का उसका बदमाश मुंह बोला दोस्त जो उसको लोकल मिलिट्री में शामिल होने के लिए बोल रहा था पूछता है कि तू आखिर शामिल क्यों नहीं हो रहा हमारे साथ, हमारे बॉस को तू काफी ज्यादा पसंद है, अगर तू हमारे साथ आ जाता है तो। लेकिन डूम इसकी बात काट के कहता है उन्होंने मना कर दिया, बड़े भाई को ये सब पसंद नहीं, इसलिए मैं भी अपने भाई के साथ साफ सुथरी जिंदगी जीऊंगा बस। भले ही तुम्हारे साथ रह के मुझे अच्छा खाना अच्छा रहना मिल भी जाए, लेकिन मैं अपने भाई को पीछे नहीं छोड़ सकता। ये छपरी लौंडा ये सुन के बहुत डिसअपॉइंट होता है और जाते हुए कहता है अच्छा ये सब कुछ तेरे भाई की वजह से हो रहा है, खैर इसमें मैं कर ही क्या सकता हूँ, तुझसे बाद में मिलता हूँ। लेकिन ये हरामजादा बहुत कुछ कर सकता है और बहुत कुछ करेगा। अभी तो ये यहाँ से चला जाता है, लेकिन इसके एक हफ्ते बाद डूम के भाई को कोई गोली मार देता है। डूम के पास इस बात का वक्त नहीं होता कि वो ये पता लगाए कि गोली किसने मारी। वैसे भी इस जगह पे कब कौन मर जाए ये कोई नई बात नहीं, गोली चलना आम बात है इधर। और ऊपर से डूम के बड़े भाई के पास बहुत कम वक्त है, इसलिए डूम कंधे में उठा के उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाता है जो अकेला हॉस्पिटल है इधर। और यहाँ के डॉक्टर को गिड़गिड़ा के कहता है प्लीज मेरे भाई को बचा लो, ये अभी सांस ले रहा है, आप चाहो तो इसको बचा सकते हो। डॉक्टर जो शकल से ही हरामखोर लग रहा है कहता है क्या इसे गोली लगी है, इसकी कंडीशन कुछ सही नहीं लग रही। ठीक है समझ गया, अभी के लिए इसको ऑपरेशन रूम पे लेके चलते हैं। वैसे तुम्हारे पास इसकी सर्जरी के पैसे तो है ना? पैसे के नाम पे डूम वो सारे पैसे निकाल देता है जो उसके और उसके भाई ने बचा के रखे थे और ये होते हैं सिर्फ 300 रियाल्स। ब्राजील के अकॉर्डिंग तो ये पैसे सिर्फ चिल्लर हैं, लेकिन आपके समझने के लिए बता देता हूँ इंडियन करेंसी में ये हो जाते हैं 5200 कुछ रुपए अप्रोक्स बता रहा हूँ। लेकिन ब्राजील के चिल्लर देख के डॉक्टर कहता है क्या सिर्फ इतने से पैसे, इसमें ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। बेचारा डूम पैनिक कर गया होता है और अपनी जेबें खंगाल रहा होता है कि उसके पास और कुछ हो। ऊपर से डॉक्टर मान नहीं रहा होता, लेकिन डूम को इतना ज्यादा गिड़गिड़ाता हुआ देख के वो आखिरकार मान जाता है। लेकिन इस बात से अब ये मत समझना कि डॉक्टर कितना अच्छा है, ना ना ना, ये बहुत बड़ा हरामी है, क्योंकि डूम के बड़े भाई को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के 1 घंटे बाद डूम का बड़ा भाई मर जाता है। और डूम को इस वक्त तो पता नहीं चलता, लेकिन जिंदगी में काफी ज्यादा आगे जाके उसको पता चलेगा कि डॉक्टर को पहले ही बोला गया था इसके भाई को बचना नहीं है, इसको मरने देना। और बोला उसी लॉन्डे ने जो डूम का मुंह बोला दोस्त है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। यानी कि डॉक्टर को पहले से पता था कि इसके भाई के गोली लगेगी, वो यहाँ आएगा और मैं उसे मरने दूंगा। चलो एक पल के लिए मानता हूँ डॉक्टर डर गया होगा ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि आदेश था ऐसा करने का। लेकिन बात ऐसी नहीं है, डॉक्टर था ही हरामजादा, क्योंकि वो चाहता तो सिंपली मरने देता। उसने जो इसके पास छुट्टे भी पड़े थे डूम के पास, वो भी ले लिए उससे सारे। लेकिन बेचारे डूम को इस वक्त इन बातों का कोई अंदाजा नहीं। वो फूट फूट के चिल्ला चिल्ला के रो रहा होता है और खुद को ही ब्लेम कर रहा होता है इस सब के लिए। उसे लगता है काश उसके पास कुछ और पैसे होते तो शायद वो अपने भाई को बचा सकता, ज्यादा पैसे देता तो शायद डॉक्टर बचा लेता उसे। लेकिन उसका भाई जो उसके और बुराई की दुनिया के बीच में दीवार बन के खड़ा था, अब वो नहीं रहा। इसलिए डूम बन जाता है यहाँ की लोकल फौज का कुत्ता, यानी कि उनके साथ मिल जाता है। डूम अब तक काफी बड़ा भी हो चुका है और एक सीन में हम देखते हैं डूम अपने कुछ साथियों के साथ कहीं जा रहा है और हमें फ्यूचर डूम की वॉइस ओवर आती है। और इस सब के बाद मैं उससे मिला जिससे मैं मिलने आया था, यानी कि द गॉड ऑफ फाइटिंग। और डूम देखता है अपने सामने काफी सारे फौज के बंदे जमीन में पड़े हैं और इनको जमीन में गिराया है सैम डैक ने, यानी कि फाइटिंग का देवता।
और अब ये मत कहना कि सैम डैक की ग्लेजिंग कर रहा है, क्योंकि ये टाइटल मैंने नहीं मानवा वालों ने दिए हैं सैम डैक को। खैर गाइस, ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है और इस वीडियो को आप किसी ऐसे के साथ भी शेयर कर सकते हो जिसने मैनेजर की मानवा देखी भी नहीं, क्योंकि इसमें दो भाइयों की कहानी काफी बढ़िया दिखाई गई है, जिससे खुद ही आगे इंटरेस्ट आ जाएगा किसी को। खैर गाइस, वीडियो खत्म होने के बाद जो भी करते हैं सब कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।